बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमैरीन सब्तैन, दिख रहा है आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हुमैरा असगर केस में अब कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है और हुमैरा असगर केस को अब उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा कि इसको ओपन एंड शट केस कह दिया जाए और इसको कहा जाए कि हाँ जी, हुमैरा असगर जो है वो तिबई मौत मरी थी, क्योंकि इसमें अब कुछ चीज़ें सामने आई हैं। डॉक्टर समिया सर्जन ने बाकायदा तौर पर जाकर उस जगह का मुआयना किया है जहाँ पर केस हुमैरा की डेथ हुई है, हुमैरा की माज़रत के साथ। हुमैरा असगर जो है उनकी डेथ की जगह पर उन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं जिनको उन्होंने नोट करवाया है। हुमैरा असगर का जो उन्होंने बाकायदा पोस्टमार्टम जो इब्तिदाई किया, फिर केमिकल जो एग्ज़ामिनेशन है, केमिकल होगा एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट आएगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन जो इनिशियल उन्होंने पोस्टमार्टम किया उसमें उन्होंने कहा कि ना तो उसकी कोई हड्डियाँ टूटी हुई थी, ना इस तरह से लग रहा था कि उस पर किसी किस्म का कोई हमला किया गया है। लेकिन कुछ चीज़ों को उन्होंने नोट कराया, वो मैं आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद हुमैरा असगर के जो ड्राइवर है उसने, क्योंकि हुमैरा असगर के पास कोई गाड़ी नहीं थी लेकिन वो ऑनलाइन कैब करती थी, वो ड्राइवर उनको ओकेजनली पिक एंड ड्रॉप करता था और उसने कुछ चीज़ें बताई हैं कि हुमैरा कहाँ जाती थी, किन लोगों से मिलती थी। आखिरी बार जो मैसेज गया है वो भी ड्राइवर को है और वो उस वक़्त का है जिसके बाद हुमैरा का कोई राबिता नहीं है। उस दिन ड्राइवर इसको कहाँ लेकर गया था, कहाँ पर ये गए थे, वो उसने बताया। उसके अलावा हुमैरा को जब भी वो घर ड्रॉप करता था तो हुमैरा थोड़ी खौफज़दा दिखाई देती थी, उसके पीछे क्या वजह थी? उससे पहले ज़रा वापस आते हैं उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर समिया साहिबा की तरफ, जिन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की हैं और उन्होंने ये कहा है कि बॉडी चूँकि उल्टी पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को गौर कीजिएगा और उसके बाद कुछ लोग जो इस कैटेगरी में मशकूक हो रहे हैं, वो क्या है, वो तमाम तर मामला भी आपको बताते हैं। अच्छा, आप देखिए हुमैरा जो है उल्टी पड़ी हुई थी और उल्टे पड़े होने का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि नीचे ज़मीन पर उल्टे पड़े हो ना, तो आप गिरे हैं। अगर गिरे हैं तो कोई फ्रैक्चर, कोई चोट होनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि कोई चोट, कोई फ्रैक्चर हड्डियों में टूट-फूट का नहीं पता लग रहा। एक चीज़ जो पहले कही जा रही थी कि हो सकता है उसने खुदकुशी की हो डिप्रेशन की वजह से, उस चीज़ को इसलिए रूल आउट किया जाता है कि अगर उसने कोई गोलियाँ खाई होती मसलन और उसका इरादा होता मैं खुदकुशी कर रही हूँ, अपने बिस्तर पे पाई जाती, कहीं कुर्सी पे पाई जाती, एटलीस्ट अपने कमरे में पाई जाती, वो उस वक़्त वहाँ पर थी जो उसका एक पेंटिंग रूम था, एक दूसरा कमरा था, एक छोटा निस्बतन कमरा था और वहाँ पर भी ज़मीन पर उल्टे गिरे होने का मतलब ये है कि उस वक़्त कुछ ऐसा हुआ या तो कोई तिबई मौत हो सकती है या फिर कुछ और, लेकिन यहाँ पर हड्डियों में कोई फ्रैक्चर ना होना वो थोड़े-से मामलात को और मशकूक बना रहा है कि मामला इतना सादा नहीं है। मार के उसको इस तरह से फेंका गया है, ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि अगर तो वो गिरती तो कहीं न कहीं उसको चोट आनी चाहिए थी। अब इस बात को यहाँ पर रोकते हैं और ज़रा आ जाते हैं मालिक मकान की तरफ। मालिक मकान के बारे में इनके भाई ने एक सवाल रेज़ किया था कि सारी दुनिया हमारे ऊपर बात कर रही है, हमारे ताल्लुकात क्या थे? चलो हमारा घरेलू मामला था, जो भी था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई के जो अपने रिज़र्वेशंस हैं, वो अपनी जगह, उनके घर के मामलात हैं अपनी जगह, उन सबको एक साइड पे रखते हुए, उन्होंने कहा हो सकता है किसी के पास इस घर की चाबी हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मालिक मकान को किसी ने कोई सवाल क्यों नहीं किया? कितने अरसे से घर बंद है? अब मालिक मकान साहब जो हैं, उनके बारे में ज़रा बात सुन लीजिएगा। मालिक मकान मीर वाइज़ खान। मीर वाइज़ खान साहब का ताल्लुक है बलूचिस्तान से। मीर वाइज़ खान साहब ने इनको घर दिया 2018 में। एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के बाद 2019 में उन्होंने एग्रीमेंट को कंटिन्यू करने से क्यों ख़त्म करना चाहते थे, क्यों उसको नहीं वो कंटिन्यू करना चाहते थे, जिस पर कि उनका हुमैरा से तनाज़ा भी हुआ। अब हुमैरा असगर जो है वो चाहती थी कि मामला जो है ये इसे बंद कर दें और मुझे ये घर जो है ये इसे खाली ना करना पड़े, लेकिन मालिक मकान कहते थे कि अब आप खाली कर दें। उसकी वजह ये बताई जा रही है कुछ हुमैरा के मूड स्विंग्स थे, कुछ उन्हें उनके कह लीजिए कि बात करने के अंदाज से भी तकलीफ थी। उसके अलावा उनका ये कहना है कि फ्लैट में लोग उनकी शिकायत कर रहे थे, उनका लोगों से झगड़ा हो जाता था। तो मैंने ये इरादा कर लिया था कि मैंने ये फ्लैट अब इनको नहीं देना है। लेकिन 2019 में जब उन्होंने ये बात की तो जब उनसे कहा कि आप इसको खाली करें तो उन्होंने इनकार कर दिया, तनाज़ा बढ़ा, मामला अदालत में गया, आपको मालूम ही है, पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। मामला जब बढ़ा तो उसके बाद अदालत से उन्होंने स्टे लिया और उसके बाद अदालत में ही पैसे जमा कराने शुरू किए, 3-3 माह के इकट्ठे जमा कराती थी और उसके फ़ौरन ही बाद इनको मैसेज करके उनको ब्लॉक कर देती थी। ब्लॉक करने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी इनके दरमियान तलकलामी हुआ करती थी जिसकी वजह से वो उनको अवॉइड करती थी। ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदे का घर है, वो खाली कराना चाहता है, मैं समझती हूँ पूरा उसका राइट है, ठीक है, कुछ आप स्पेस देके, उसको नोटिस देके आप खाली करवा लें, लेकिन यहाँ पर हुमैरा ने जो भी किया, वो उसको साइड पर रखते हुए कि अच्छा किया, बुरा किया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जनाब क्या होता है कि ये मई तक तो देती हैं, जब मामला थोड़ा-सा और बढ़ता है, तो वो पैसे देना भी छोड़ देती हैं। मई से लेके जब आगे मामलात चलते हैं, तो मालिक मकान साहब अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि जी देखिए, ये तो मतलब नहीं, ना मुझे पैसे देनी है, ना कुछ और मामले को जो है अब मेरे हक में फैसला किया जाए।
अब अदालत नोटिसेस पे नोटिसेस भेज रही है, अक्टूबर से इनके घर के बाहर नोटिसेस चस्पा हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। मालिक मकान को भी ये पता लग रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर मालिक मकान साहब का थोड़ा-सा किरदार मशकूक क्यों हो जाता है? जिस वक़्त ये एग्रीमेंट तय हुआ, उस वक़्त इस एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया कि अगर कोई भी मसला महसूस होता है मालिक मकान को, तो 48 घंटे के नोटिस पर मकान के अंदर दाखिल हो सकता है, फ्लैट के अंदर दाखिल हो सकता है, चेक करने की गर्ज से। अब 48 घंटे तो क्या, कितने महीनों गुज़र गए, कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब इस नोटिस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आगे से हुमैरा जवाब देगी, तो फिर ये जाएँगे, नहीं। नोटिस का मतलब है आपने 1 दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, 48 घंटे में आपने चंद मैसेजेस भी भेज दिए, तो आप लीगली जो है उसको स्टैंड करते हैं, आप घर में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी किसी के घर में दाखिल होते हुए डरता है कि कल को मुझ पे कोई इल्ज़ाम ना लग जाए, भले उसने कोई शिक लिखवाई हो। तो हो सकता है इसी बिना पर वो पुलिस स्टेशन गए होंगे, वहाँ से उनको गाइड किया गया होगा, वो अदालत में गए और उन्होंने घर में दाखिल होने की कोई भी कोशिश ना की। यहाँ पर चूँकि उनके पास एक इजाज़तनामा था, उनके एग्रीमेंट में ये बात शामिल थी, उनका ये एफर्ट ना करना उन्हें थोड़ा-सा मशकूक बनाता है। दूसरी बात जो उनको मशकूक बनाती है, वो है उनका तनाज़ा। एक शख्स है, उसका फ्लैट है और एक बंदा उसपे ज़बरदस्ती काबिज़ होके बैठा है, खाली होके दे ही नहीं रहा। अब वो उन्होंने बड़ा रीज़नेबल अंदाज़ में 1 नहीं, 2 महीना नहीं, पूरा साल यानी कि 2019 से वो चाह रहे हैं खाली करो, 20 गुज़र गया, 21 गुज़र गया, 22 आ गया और एक शख्स जो है अपना फ्लैट खाली कराना चाह रहा है। मैं समझती हूँ बड़ा जायज़ हक़ है उसका। इस पे बनता नहीं था, ये जो आजकल स्टे ले लिया करते हैं, मैं तो समझती हूँ ये सरासर ज़्यादती है, जिस बंदे की चीज़ है उसका पहला हक़ है। उसके बाद जनाब क्या होता है कि ये इनका तनाज़ा जो है वो बढ़ा, इनके दरमियान काफ़ी मामलात जो है वो हार्ड रहे हैं, ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर ये शक जो है इसका इज़हार किया जा रहा है कि हो सकता है कोई दुश्मनी शायद मुबैना तौर पर निकाली गई हो और उसके बाद कमरे में खिड़की का खुला होना, इस तरफ अब कुछ इशारा किया गया है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। बेशक ये तीसरे फ्लोर पर फ्लैट है, लेकिन कोई रस्सी लगा के, कोई भी तरीका करके, क्या पता यहाँ से कत्ल करने वाला जो है वो फरार हो गया हो। साथ ही साथ हमसायों का किरदार जो है, जिनके बारे में कहा जा रहा है शायद ओवरसीज़ है या क्या है, लेकिन जो भी है, उसमें मामला ये सामने आ रहा है कि ये जो हमसाए हैं, ये उन्हीं महीनों में गायब क्यों हो गए, जिन महीनों में हुमैरा का कहिए कत्ल मुबैना तौर पर हुआ या मौत हुई उसकी। ये कोई तकरीबन सितंबर से लेके फरवरी तक वो वहाँ पर नहीं थे। एक लेवल होता है बदबू का भी कि जब वो बहुत एक्सट्रीम पे होती है, जब कोई किसी की डेथ हो और बॉडी वहाँ पे पड़ी हो, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है। जैसा कि डॉक्टर समिया ने भी कहा कि चूँकि अक्टूबर का महीना था, सर्दियों का मौसम था, आगे आया और लोगों के घर दरवाजे बंद हो जाते हैं, ठंड में बॉडी के डिकेइंग का प्रोसेस और तरह का होता है, इन तमाम वजूहात की बिना पर हो सकता है कि ये बदबू जो है लोगों को महसूस नहीं हुई और ये तमाम बदबू जो है पिछली खिड़की से बाहर जाती रही, जिसको कि ऑब्ज़र्व नहीं उस तरह किया जा सका। लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि सवाल किया जाना चाहिए मज़ीद यहाँ पर रहने वाले लोगों से कि इन महीनों में क्या उन्होंने इस फ्लैट में शदीद बदबू को महसूस किया है। अब ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं ज़रा ड्राइवर की तरफ, क्योंकि हमसायों पर शक, मालिक मकान पर शक, ये चीज़ें जो है ये रेज़ की जा रही है और मेरी जो बात हुई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो है वो इस ज़ाविये पर भी गौर कर रहे हैं। मामला इतना सादा नहीं है और अभी जो कंप्लीट और डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ और चीज़ें जो है वो भी वाज़ेह हो जाएँगी। अगली बात जो है वो है जनाब हुमैरा असगर के ड्राइवर के हवाले से। हुमैरा असगर का जो ड्राइवर है, उसने कुछ बातें बताई। अब इस ड्राइवर का नंबर कैसे मिला? जनाब ऐसे मिला कि हुमैरा असगर का जब कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला गया, लास्ट कॉल्स और जो मैसेजेस हैं चेक किए गए, तो आखिरी मैसेज उस ऑनलाइन कैब ड्राइवर की थी। अब वो जो ड्राइवर है, उसने बताया कि मैं हुमैरा साहिबा को पिक एंड ड्रॉप किया करता था। उनके पास चूँकि गाड़ी नहीं थी, उनका मेरे साथ मामला डन था कि मैं उनको जब भी उन्होंने कहीं जाना होगा, वो मुझे कॉल करेंगी, मैं आऊँगा, उनको पिक करूँगा, उनको ड्रॉप करूँगा। अब उसमें वो कहता है कि कभी-कभी 10 दिन बाद, कभी हफ्ते बाद, कभी 15 दिन बाद वो मुझे कॉल करती थी, मैं उनको लेकर जाता था और उनको वापस ड्रॉप कर देता था। आखिरी बार वो बताता है कि जो ये आखिरी मैसेज आया हुआ है और जिसके बाद हुमैरा का और कोई राबिता किसी से नहीं है, तो कहता है जी बिल्कुल, तब भी मैं उनको लेकर गया था और उसके बाद बड़ा अरसा हो गया उन्होंने मुझे कॉल नहीं की। और वो कहता है कि यहाँ उस दिन बाजी जो है उनको लेकर मैं पहले गया हूँ, शॉपिंग करने के लिए वो गई हैं और उसके बाद उसने बताया कि वो 2 दरिया जो है उनको लेकर गया है। 2 दरिया जो लोग कराची में जानते हैं, एक बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं दरिया के ऊपर, वहाँ पे लोग खाना खाते हैं, एक अच्छा वक़्त गुज़ारते हैं। तो 2 दरिया पर हुमैरा गई हैं, हो सकता है उनकी वहाँ पर किसी से मुलाकात भी हुई हो, इस बारे में वो नहीं जानता क्योंकि वो बाहर गाड़ी में पार्किंग में होता है। उससे पहले एक शॉपिंग मॉल गई थी हुमैरा और उसके बाद ये 2 दरिया गई। एक और बड़ी हैरानकुन बात उसने बताई, उसने कहा कि ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी से खौफ़ज़दा है। अब इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा।
वो जब भी मैं उन्हें ड्रॉप करता था तो गाड़ी में 15-20 मिनट बैठी रहती थीं। इसलिए नहीं कि वो किसी से कॉल्स कर रही हैं या कुछ और, वो बैठकर इधर-उधर देखती थीं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने उन्हें ड्रॉप किया हो तो वो फ़ौरन उतर के चली गई हों। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, ऐसा लगता है कि हुमैरा शायद गाड़ी में बैठ के ऑब्ज़र्व करती थी कि इर्द-गिर्द कौन है, मेरे फ्लैट के करीब कौन है, कोई मुझे फ़ॉलो तो नहीं कर रहा था या जो भी इस तरह की चीज़ होगी, ऐसा लगता है। ये सब मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हुमैरा की जो लास्ट कॉल गुफ्तगू अपने घर वालों से यानी अपनी वालदा और अपनी भाभी से हुई है, उसमें भी कुछ ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं कि उसकी वालदा का भी कहना है और उसकी भाभी का भी कहना है कि ऐसा लगता था जैसे हुमैरा कुछ परेशान है, उसे शायद ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो पहले जो अपनी माँ को पैसे भिजवाती थी, कभी-कभी भाभी के बच्चों को भी पैसे भिजवाती थी, अब वो अपनी माँ से पैसों के लिए दरख्वास्त कर रही थी। कह रही थी मुझे कुछ हिस्सा दिलवा दीजिए, मैं परेशान हूँ। फिर उसने अपनी भाभी को कहा अपने नाम पे मुझे सिम निकलवा दो। वो अपना फ़ोन बंद करना चाहती थी, अपनी सिम क्लोज़ करना चाहती थी। फिर एक बार उसने उसे कहा कि मेरा आईडी कार्ड कहना कि तुम्हारे पास है, मुझे तस्वीर भेजो और फिर वो बड़ी परेशान लग रही थी जब मैंने कहा क्या वजह है? तो उसने कहा बस जो मैं तुम्हें कह रही हूँ वो करो। तो ये सब बातें बता रही हैं कि हुमैरा के साथ आखिरी दिनों में कुछ चल रहा था और कुछ ऐसी परेशानी थी जिसका वो शिकार थी और ये चीज़ें उसकी माँ ने और उसकी भाभी ने महसूस भी की थी और उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाती है इनसे। उसके बावजूद उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया या इस तरफ अपना ज़ोर नहीं लगाया कि आखिर हुमैरा की कोई कॉल क्यों नहीं आ रही, उसको कॉल कोई लग क्यों नहीं रही। वो वालदा परेशान थी, घर आने वाली अपनी रिश्तेदार जो एक कज़न है उनसे उन्होंने ये बात भी की थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा हुमैरा से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन जब भाभी ने उनसे कहा कि हम कंप्लेन करते हैं, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि लोग क्या बातें करेंगे, खबर बन जाएगी, रहने दो। लेकिन जब बंदा परेशान होता है, तो मैं समझती हूँ कि ये बातें बेमानी हो जाती हैं। आपकी असल जो आपका जो मकसद होता है, वो ये होता है कि आपका बच्चा महफूज़ हो। एनीवे मैं कोई नहीं होती कि उनके ख़ानदान पर या किसी पे बात करूँ कि उनको कितना प्यार था, नहीं था, न जाने क्या मजबूरियाँ थीं। जैसे उनके भाई ने कहा कि वो अपनी मर्ज़ी की मालिक थी और वो हमें नहीं बताती थी, तो फिर कोई आपसे कितना ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता है। वैसे भी कहते हैं ना कि ताली तो 2 हाथों से बजती है, तो वो उनके ज़ाती मामलात हैं। लेकिन यहाँ पे मामला इतना सादा नहीं है और पुलिस भी अब इन्वेस्टिगेशन में इसको सादा नहीं ले रही। इस वक़्त इंतज़ार हो रहा है डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो केमिकल एग्ज़ामिनेशन और जो भी डिटेल्स आनी है, उसके ऊपर पे फ़ोकस किया जाएगा और वो डिटरमिन करेगा कि अब नेक्स्ट ज़ाविया जो है, वो केस का क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।